करते हैं, फिर हृदय रोग के बारे में, फिर उसके उपचार के बारे में। 3 भाग इसके बनाएंगे। हृदय एक पेशीय, खोखला, संकुचनशील, मुट्ठी के आकार का, 5 इंच लंबा, 3 इंच चौड़ा, स्टर्नम हड्डी के पीछे 1/3 दाईं ओर, 2/3 बाईं ओर, डायफ्राम के ऊपर स्थित है। 4 बेडरूम, जिसको 4 BHK बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ये जो फ्लैट है हमारा, ये 4 BHK है। इसमें 4 बड़े सुंदर कमरे हैं। क्या है? मोटी भाषा जल्दी समझ में आएगी। आप उसको 4 चैम्बर्स भी बोल सकते हैं, आप उसको 4 कोठरी भी बोल सकते हैं। उसको 2 एट्रियम और 2 वेंट्रिकल, 2 आलिंद और 2 नीले कहलाते हैं। 2 कमरे ऊपर हैं, 2 नीचे हैं। ऊपर और नीचे का राइट साइड के कमरे, आलिंद ऊपर का आलिंद नीचे का नीला, ऐसे बाईं ओर ऊपर का आलिंद नीचे का नीला कहलाता है। बाईं ओर के कमरे हमारे अशुद्ध रक्त को डील करते हैं, और दाईं ओर के और बाईं ओर के प्योर ब्लड को। हमारे शरीर में ये इसके ऊपर 3 हमारी परतें हैं। बोलो कितनी है? 3। 3 में जो ऊपर वाली परत है वो दोहरी है। कैसी है वो? दोहरी। उसके बीच में मेरे प्रभु ने, प्रभु को जरूर याद रखना साथ साथ, मेरे प्रभु ने उसके अंदर एक लिक्विड भर रखा है, तरल पदार्थ। क्यों भर रखा है? आप गिर जाओ, आपके इस हिस्से पे थोड़ा बहुत कोई झटका लग जाए, तो आपके इस हृदय को किसी तरह की क्षति ना पहुंचे। और आपके जीवन का सबसे महत्वपूर्ण अंग ये है, भगवान ना करे और ये नाराज हो जाए तो क्या होगा? राम नाम सत्य। तो इसलिए जैसे आप अपने नोटों को तिजोरी में संभाल के रख करके चाबी छुपा देते हो, तो मेरे भगवान ने मेरे हृदय को भी ऐसे छुपा रखे अंदर। पीछे से रीढ़, साइडों से पसलियां, लोकर बनाया ये। आप देखो जरा ध्यान से, नीचे नहीं है, यही है ये लोकर। और इस लोकर के अंदर इस सबसे महत्वपूर्ण अंग को रख करके, और इसकी 100 साल की म्याद, जब कोई पुल बनता है उसकी म्याद रखी जाती है। इसकी म्याद कितनी रखी भगवान जी ने? वो तो गलती हमारी है कि हम इसको 30 साल में खराब कर लेते हैं। 100 साल की म्याद रख करके और हमारे को धरती पर इसको भेज दिया। पहली परत हमारे को चोट लगने से बचाती है। इसकी दूसरी परत जो है मायोकार्डियम, वो हर वक्त ऐसे करती है। इससे हमारा हार्ट जो है ना वो फैलता और सिकुड़ता है, जिससे इसकी पंपिंग स्टेशन काम करता है ये। और तीसरी परत है वो इसके कमरों को अलग अलग करता है, जैसे दीवारों का काम करता है, यूं कह लो सारे छिद्रों को अलग करता है, एक दूसरे पार्ट को अलग अलग करने का काम करता है। इसमें 4 वाल्व हैं, उसके बारे में मैं अपनी 40 समय बतला दूंगा। जब हमारे शरीर से सारा गंदा रक्त ऊपर से ऊर्ध्व महाशिरा, नीचे से निम्न महाशिरा, गंदा रक्त लेकर के इस हृदय के राइट साइड के ऊपर वाले कमरे में पहुंचती है, और वहां से ये 2 शिराएं अंदर घुसती है, गंदा रक्त हमारा अंदर चला जाता है। जब ये कमरा भर जाता है तो यहाँ पर एक फाइब्रस मसल है, उसके अंदर एक विद्युत आवेग पैदा होता है, करंट पैदा होता है। करंट पैदा होते ही ये कमरा सिकुड़ जाता है। कमरा सिकुड़ते ही इसके नीचे एक 3 किवाड़ों वाला दरवाजा है। किवाड़ समझते हैं आप? दरवाजा, कपाट। क्या बोलते हैं? पल्ले। मुझे पता नहीं कौन सा शब्द हिंदी का है कौन सा अंग्रेजी का है, पर बोलते पल्ले, किवाड़, कपाट है, दरवाजा। हाँ, त्रिकपाटीय छिद्र है, जिसको ट्रैक्स वाल्व बोलते हैं। वहां से ये गंदा रक्त नीचे वाले कमरे में पहुंच जाता है। जैसे नीचे वाला कमरा भर जाता है तो फिर वहां से ये करंट नीचे वाले कमरे में पहुंचता है, वो सिकुड़ जाता है। उसके सिकुड़ते वहां से एक हमारा पल्मनरी वाल्व है, जिसको फुसफुसीय छिद्र बोलते हैं। और वहां से ये गंदा रक्त होता हुआ 2 रक्त नलिकाओं में, एक नलिका इस फेफड़े में और एक इस फेफड़े में लेकर के आती है। अब जब श्वसन प्रक्रिया करते हैं तो ऑक्सीजन इसमें मिलती है, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकलती है। ये हमारा अशुद्ध रक्त क्या हो जाता है? शुद्ध, लाल रंग का होकर के शुद्ध हो जाता है। 4 हमारी
ये शिराओं के माध्यम से अब ये बाईं तरफ के ऊपर वाले कमरे में पहुंचता है। जब ऊपर वाला कमरा भरता है तो वो सिकुड़ता है, और वहां से जब सिकुड़ता है तो द्विकपाटिया वाल्व खुल जाता है, जिसको बाइस्किप वाल्व कहा जाता है। फिर वो नीचे वाले कमरे में पहुंचता है, नीचे वाला कमरा भरता है तो फिर वहां करंट पहुंचता है, वो सिकुड़ जाता है। उसके सिकुड़ते ही एक महाधमनी वाल्व है, जिसको अंग्रेजी में ऑयटा वाल्व डॉक्टर्स लोग बोलते हैं। अब मैं तो डॉक्टर हूं नहीं, मेरे को तो वैसे पता था, इस शब्द का मैंने बोल दिया। तो ऑयटा वाल्व से और ये बाहर रक्त आ जाता है। यहां तक की यात्रा में मेरा हार्ट बिल्कुल भी बेईमानी नहीं करता। इसका मतलब समझ लेना मैं क्या शब्द बोलना चाह रहा हूं। हमारा हृदय बेईमान बोलो नहीं है। नहीं है। एक कतरा खून भी अपने लिए यूज नहीं करता। जब ये शुद्ध होकर के रक्त बाहर चला जाता है, वहां से हार्ट के पोषण के लिए जितना रक्त चाहिए वो रक्त कोरोनरी धमनी में जाता है, और उस कोरोनरी धमनी से मेरे हृदय की मांसपेशियों का पोषण बोलो होता है। यहीं से बाकी रक्त धमनियों से होता हुआ, उनकी शाखाओं उप शाखाओं से होता, धमनिकाओं से होता हुआ, फिर केशिकाओं से होता हुआ और कोशिकाओं में पहुंचता है। और जैसे कोशिकाओं में ये रक्त पहुंचता है, वहां पर ज्वलंत प्रक्रिया होती है और आपके शरीर का पोषण होता है। फिर ज्वलंत क्रिया होने पर ये अशुद्ध हो जाता है। फिर ये वैसे ही श्रीकाओं, श्रीकाओं से शिराओं, शिराओं से महाधमनी शिरा और महाशिरा, ऊर्ध्वमुखी और निम्न महाशिरा, और वहां से होता है फिर वापिस आता है। इस तरह से ये साइकिल चलता रहता है। ये हृदय एक धड़कन के साथ 80 मिलीलीटर खून बाहर धकेलता है। कितना? 80 मिलीलीटर। एक मिनट में 72 बार धड़कता है। 72 को 80 से मल्टीप्लाई कर लेना, मेरे मैथ कमजोर है। लगभग 5.5 से 6 लीटर बनेगा। ये कितना बनेगा बोलो? 5.5-6 लीटर। अब एक मिनट में 6 लीटर खून इसने धकेल दिया, और आपका शरीर में सारा खून भी 6 लीटर होता है। तो इसकी काम करने की क्षमता देखो। एक घंटे में कितने मिनट होते हैं जरा बताओ? 60। उसको 60 को अब उससे मल्टीप्लाई कर दो 6 को, लगभग 350 लीटर बनेगा। अगर 24 से मल्टीप्लाई कर दो तो आप देखोगे कि एक दिन रात में 8,500 लीटर खून ये पंप कर देता है। उसको 365 से मल्टीप्लाई कर देना, तो 365 से मल्टीप्लाई करने के बाद 30 लाख लीटर खून ये एक साल में धकेल देता है, जिसका लगभग 30 अगर किलो में ढूंढो तो ये 30,000 क्विंटल के आसपास बनेगा। और अगर आप 100 साल जी गए तो 30,000 को 100 से मल्टीप्लाई कर देना, आप देख लीजिए 30 लाख कितना बन जाएगा ये? 3 लाख। अगर टनों में बदल दो, टनों में, तो 3 लाख टन बनेगा। और अगर 10 टन का एक कैंटर लगा लो तो 30,000 कैंटर बनेंगे। अगर सड़क पर खड़ा कर दो तो यहां से करनाल गाड़ी चली जाएगी, लेकिन कैंटर लगातार नजर आएगा। बोलो। और मजेदार बात यह है, आज क्या दिन है? शनिवार। क्या बोलते हैं इसको? वीकेंड? आप अंग्रेजी में बताओ ना क्या बोलते हैं। तो आजकल वीकेंड सेलिब्रेट होता है। सैटरडे संडे में हम क्या करते हैं? आराम करते हैं। आराम करते हैं ना? हाँ ना तो करो। हाँ जी। का सा कीर्तन करना है। आप सैटरडे संडे में आराम करते हो? आप ईमानदार से बताओ, आप में से कोई खड़ा होकर कहेगा कि कभी आपके हृदय ने संडे को सुबह उठ के आपको ये कहा कि आज रविवार है आराम कर? बोलो। बिल्कुल नहीं। अगर कभी इसने कह दिया कि मुझे 10 मिनट आराम करने दो, फिर आपको पता है आपके शरीर के अंदर अगर रक्त नलिकाओं की लंबाई को मैं नाप दूं तो मेरे जैसे शरीर में वो 90,000 किलोमीटर की लंबाई बनती है रक्त नलिकाओं की, जिसमें ये रक्त को धकेलता है। और जिनका पेट बाईपास की स्थिति ले लेता है, बाईपास समझते हैं ना, तो उनकी लंबाई 1,20,000 किलोमीटर के आसपास में। इतनी लंबाई तक दिन रात बिना आराम किए 2400 घंटे रक्त सप्लाई करके मेरे शरीर का पोषण ही नहीं करता। ऐसा लगता है कि मेरे जीवन का अगर कोई आधार है तो बोलो वो कौन है? हृदय। तो आपका भगवान कौन हुआ? हृदय। ऐसे नहीं, आपका भगवान कौन हुआ? हृदय। तो फिर आप भगवान को क्यों ढूंढते हो दाएं बाएं? अपने हृदय की पूजा कर लो, आपको भगवान मिल जाए। क्या? अब सच मानो, इससे बात करना शुरू करो। अगर आप
उत्तान मंडूक आसन करते हो या गोमुख आसन करते हो, तो उस समय अपने हृदय से पूछ करके देखो, क्या हे हृदय महाराज, हाउ आर यू। पक्की बात है, अंदर से आवाज आएगी, ऑल इज वेल। और जो ये संबंध अपने हृदय से भगवान वाला संबंध जोड़ देगा, तो भगवान का अपना, कभी भी वो अपने भक्त को धोखा नहीं देता। आप अपने हृदय को आज के बाद किस रूप में देखो, भगवान के रूप में। आओ अपने भगवान का जयकारा लगा लें। हृदय जो महाराज। हाथ उठा के नहीं लगाएगा, भगवान उसके नाराज हो जाएंगे, नाराज हो जाएंगे तो बलराम नाम। बोलो हृदय महाराज की, हृदय महाराज की, हृदय महाराज की। आप नेताओं की जय बोलते हो, आप इन अंगों की जय बोला करो। और भारतीय योग संस्थान, सच मानो आपका संबंध और आपकी रिश्तेदारी और आपकी मित्रता और आपकी नजदीकी आपके शरीर के साथ जोड़ना चाहता है। जिसने अपने शरीर से नजदीकी जोड़ ली, उससे बड़ा कोई इस धरती पर हो ही नहीं सकता। जहां बोर होने लगो ना, चुपके से इशारा कर देना, वहीं बैठे बैठे वहीं कट और सीधा घर। ऐसा मत करना, मुझे भी जाना है। आइए, हृदय रोग कहाँ से शुरू होता है हमारे शरीर में। देखो, जानकारी जरूर होनी चाहिए, मुझे हक है जानकारी का। हृदय रोग का बीज हमारे शरीर में 13, 14, 15 साल की उम्र में ही डल जाता है। कैसा आपको लगेगा ये? 13, 14, 15 ईयर की एज में ही इसका बीज शरीर में अंकुरित होने के लिए रोपित हो जाता है। रोपना समझते हो ना, खेत में बीज रोपते हैं। तो इस रोग का भी, ये मत सोचो कि ये 45 साल के, इसको अंकुर होकर के पेड़ बनने में, रोग का असली रूप लेने में सामान्य शरीर के अंदर 30 साल लगते हैं। कितने साल लगते हैं? हमारे शरीर की रक्त नलिकाओं की भीतर की दीवारों के ऊपर एक विशेष चेंजेस टीन एज में आनी शुरू हो जाती है, जिसको हम रक्त नलिकाओं का संक्रीकरण और उसके बाद रक्त नलिकाओं का कठिनीकरण बोलते हैं। इसको हम थिकनेस ऑफ ब्लड वेसल्स एंड हार्डनिंग ऑफ ब्लड वेसल्स अंग्रेजी में कहते हैं। थिकनेस होता है मोटा होना। जो हम ये मैदा युक्त भोजन करते हैं, रिफाइंड ऑयल खाते हैं, तला भुना खाते हैं, मक्खन खाते हैं, बाजार का खाते हैं, डिब्बा बंद खाते हैं, बार बार खाते हैं, गैर टाइम खाते हैं, गैर गुणात्मक खाते हैं, बिना एज देखे खाते हैं, बिना मौसम देखे खाते हैं, पता नहीं कितनी बात। और जब ऐसी गलतियां हम करते हैं, तो इन गलतियों का परिणाम ये होता है कि आपके शरीर में जो चर्बी वाला हिस्सा है, वो आपके रक्त नलिकाओं की भीतर की दीवारों पर चिपकना, बोलो, शुरू हो जाता है। वहां से आपकी ये मोटी होनी शुरू हो जाती है। नाली का रास्ता उतना ही, और अंदर दीवारों पे चर्बी चिपक जाएगी, तो उसमें रक्त बहने का रास्ता तंग होगा कि नहीं होगा? ऊंचा बोलो भाई। अगर आपने बोलोगे तो मेरे हौसले गिर जाएंगे बोलने में। आप मेरा साथ दोगे तो मैं भी पूरे जोश के साथ आपके साथ बात करूंगा। तो आपका वो रास्ता रक्त नलिकाओं में कम हो जाएगा, और जब कम होगा तो हार्ट जो है ना, प्रेशर देगा बहुत ज्यादा। और जब आपका रास्ता, क्योंकि हार्ट की तो जिम्मेदारी है आपके शरीर की एक एक कोशिका तक रक्त को पहुंचाना, अब वो बेचारा ज्यादा प्रेशर मारेगा रक्त का। ज्यादा प्रेशर, रक्त, सबको मिला दो, ज्यादा को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? हाई। हाई। प्रेशर तो प्रेशर है ही, दबाव। और रक्त को ब्लड, हाई ब्लड प्रेशर। ब्लड प्रेशर। बीमारी पैदा हो गई, बीमारी क्या ऊपर से आई थी? बीमारी तो हमने बनाई। और 30 साल तक जब ये मोटा होता है, तो जाकर के कहीं ये हृदय रोग आपके सामने आता है। इसकी 3 अवस्थाएं होती हैं हृदय रोग की हमारे जीवन में। बोलो कितने? 3। पहली होती है सुप्त अवस्था। कौन सी? सुप्त अवस्था में आपके शरीर में परिवर्तन तो आ रहे हैं, लेकिन काम बढ़िया चल रहा है। काम बढ़िया का मतलब आपके शरीर को ब्लड की सप्लाई हो रही है। ऐसे केस में आप ईसीजी करवाओगे, बीमारी पकड़ में नहीं आएगी। इको करवाओगे, बीमारी पकड़ में नहीं आएगी। टीएमटी करवाओगे,
क्योंकि आपका ब्लड जितना बॉडी को चाहिए उतना कम रास्ते से भी, कोई आदमी 50,000 कमाता है, कोई आदमी 20,000 कमाता है, रोटी दोनों खाते हैं, व्यवस्था दोनों घरों की अच्छी चलती है, कई बार 20,000 वाले की 50,000 से भी ज्यादा अच्छी चलती है, वो वेस्टेज ज्यादा करता होगा। तो आपका काम बढ़िया चल रहा है, वो पकड़ में नहीं आएगा, आप जितने मर्जी टेस्ट करवा लो, जब तक आपकी वो बीमारी होते हुए भी पकड़ में नहीं आती और वो बीमारी धीरे धीरे बढ़ भी रही है, आप उसको सुप्त अवस्था कहें। इसका कोई इलाज तो है ही नहीं, और ये तो सब शरीरों में है, ये तो सब शरीरों में। दूसरी अवस्था जो है वो वार्निंग स्टेज है। बोलो कौन सी स्टेज है? चेतावनी, सावधान, सड़क पर काम जारी है, आगे मोड़ है, ये दुर्घटनाग्रस्त क्षेत्र है। लिखा नहीं होता सड़कों पे जब पहाड़ों पर जाते हो, ये वो वाली अवस्था है। सावधान, मैं आ रहा हूं, या तो सुधर जाओ नहीं तो साथ ले जाऊंगा। यही मतलब होता है ना सावधान। सावधान का मतलब ये होता है। उसमें क्या होगा, उसमें कुछ लक्षण सामने दिखाई पड़ने लग जाते हैं, जैसे श्वास का फूलना, कंधे में दर्द होना, सीने में दर्द होना, सीढ़ियां चढ़ने में तकलीफ होना। जब आपको ऐसे लक्षण सामने आ जाएंगे तो आप कई बार डॉक्टर के पास भी जाते हो, फिर आपके कुछ टेस्ट होते हैं, और टेस्ट होने से पता चलता है कि शरीर में चेंजेस आ चुकी हैं। चाहे वो और ये मत सोचो कि ये चेंजेस केवल हृदय की कोरोनरी धमनी में आएगी, इस शरीर की सभी ब्लड वेसल्स में चेंजेस आती है। ब्रेन की ब्लड वेसल्स में चेंजेस आना वो भी कम खतरनाक नहीं है। अभी बात करूंगा आपसे, अगर आपकी जो ये जो चीज मैं आपको बता रहा हूं उसमें कई चीजें सामने आएंगी। मैंने एक बात और बोली थी कि रक्त नलिकाओं का कठिनीकरण, हार्डनिंग ऑफ ब्लड वेसल्स, उसका मतलब होता है कि आपकी ब्लड वेसल्स सख्त हो गई बहुत ज्यादा। अब ब्लड वेसल्स मोटी भी होती है, पतली भी होती है, और बारीक महीन होती है। आपके आपकी जो केशिकाएं जिसको हम बोलते हैं अंग्रेजी में कैपिलरी बोलते हैं, वो आपके सर के बाल के जितनी मोटी होती है। देखिए कितनी पतली होती है, न जाने कब कौन सी कैसे टूट जाए। जरा सा स्ट्रेस बनाया, ब्रेन के अंदर तनाव बना, ब्रेन को हाई ब्लड, ज्यादा ऑक्सीजनेटेड ब्लड की जरूरत पड़ी, हार्ट आपके ब्रेन को ज्यादा ब्लड पहुंचाना शुरू कर देगा। लेकिन उस प्रेशर को वो सख्त केशिका, कैपिलरी या ब्लड वेसल बर्दाश्त नहीं कर पाएगी। जैसे सूखी टहनी जल्दी टूटती है, जैसे सूखी टहनी जरा सा ऐसे करो टूट जाएगी, गीली जो वो लचक होती है वो नहीं, उसमें नहीं वो तो वहां अगर ब्लड वेसल आपकी टूट गई तो क्या होगा, वहां ब्लड बिखर जाएगा। पता नहीं अंग्रेजी में आप क्या बोलते हैं उसको, अच्छा ब्रेन हेमरेज बोलते हैं अंग्रेजी में। और अगर आपकी इन नलिकाओं पर जमा ये चर्बी के कण, इनको थक्के बोलते हैं हम, चकते बोलते हैं हम, गुठलियां बोलते हैं इनको हम, छोटी छोटी गुठली, आम खाया बीच में से गुठली। तो ऐसे जो छोटे छोटे ये गट्ठे जो होते हैं, जो रक्त नलिकाओं पर चिपके रहते हैं, आपने देखा हो जो आपके घर की नलियां नाली होती है, जब आप ज्यादा घी यूज करते हो सर्दियों में, तो वो घी जाके कहाँ जमता है? और नाली में जमने के बाद शुरू में तो पता नहीं चलेगा, गाड़ी पूरी चलेगी, और फिर उसके बाद क्या होगा, रुकेगी। और जब वो रुकेगी तो आप क्या करोगे, आप उसके अंदर खोलने के लिए ठंडे पानी की बोतल फ्रिज में से निकाल के डाल दोगे। और अच्छा गर्म पानी, मेरे को नॉलेज नहीं था। ये मन और मस्तिष्क का धनी कौन? इंसान। दोबारा बोलो, ये मन और मस्तिष्क का धनी ये इंसान, ये जानते हुए कि नाली गर्म पानी से खुलती है, पर अपने अंदर फिर भी फ्रिज का पानी उड़ेलता रहता है। बिल्कुल बढ़िया। कईयों को तो मैंने ऐसा देखा, अगर उनको ठंडा गर्म नॉर्मल पानी का नहीं नहीं ले जाओ इसको फ्रिज में से लाओ। अब सोचो फिर आप क्या कर रहे हो, अब बाहर की नाली तो खोलते जा रहे हो। आगे आप बोल दो, अपनी नाली बंद कर सकती है। अपने को जानो,
अपने को जानो अगर जीना है। ये बात तो सच है ना। ये आदतें तो बदलनी है, केवल उष्ट्रासन काम नहीं करेगा। आप अपने को बदलो, अपनी दिनचर्या को बदलो, अपने भोजन को बदलो, अपनी आदतों को बदलो, अपने सोने के समय को बदलो, अपने खाने के समय को बदलो, अपने उठने के समय को बदलो, अपने भावों को बदलो, अपने कर्मों को बदलो, अपने विचारों को बदलो, अपने स्वभाव को। देखो आप योगी बनोगे कि नहीं। बस ऐसे करके 4 आसन 4 प्राणायाम दुनिया को बदनाम करते करते घूमते हैं योग को। मैं गया था योग में, मेरा कब्ज ठीक नहीं हुआ। योग ने ठेका ले रखे तेरे कब्ज को ठीक होने। बदल अपनी जिंदगी को, बदल अंदर से, उसके स्वभाव में ढाल उसको। योग को समझ, योग है क्या। जिस दिन योग तेरी समझ में आ जाएगा, तुझे ये बात कभी मुंह से कहने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तू अपने आंतों से बात करनी सीख जाएगा, तुझे कब्ज हो नहीं, तुझे कब्ज हो। ये कोई ये रटे हुए शब्द तो नहीं आपको लगते ना किताबों के, ये भाव है ये। आप इन भावों के साथ जीना सीखो और योग का असली प्रभाव को आप अनुभव करना सीखो, उसको जीवन में ग्रहण करना सीखो। तो मैं ये नहीं कहता कि आप रातों रात योगी बन जाओगे, लेकिन प्रयास तो करो भाई। अरे भगवान के दर्शन हो या ना हो, लेकिन यकीन मानना, जो भगवान का नाम लिया करते हैं वो दुखी नहीं हुआ करते, उनको उसकी अनुभूति हुआ करती है। वैसे तो है योग भी। आप इसके मार्ग पर चल के तो देखो, इसको दूर दूर से मत देखो। प्रशंसा करने वाली दुनिया मिलेगी योग की, करने वाले कितने मिलेंगे। बड़ी प्रशंसा सुनता हूं मैं, दोनों कानों से थक जाता हूं सुन सुनकर। और जब उससे पूछता हूं करते हो, कहेंगे भस्त्रिका क्रिया बड़ी अच्छी है। भस्त्रिका क्रिया आंतों को साफ करती है, कब्ज को खत्म करती है। तूने कभी करी? कहता करके नहीं देखी। करते हैं और आप करते देखो हैं। योग को अपनाए कितने साल हो गए, यहाँ जितने बैठे 20 साल में कितनों को आती है भस्त्रिका क्रिया? ईमानदारी से महीने में एक बार कितने करते हैं? ये क्रिया ऐसी है ही नहीं जो एक योगी छोड़ दे। आप याद रखना, बीमारियों की जो जड़ है वो आपका पेड़ू है। आप पेड़ू को हर वक्त साफ रखो, आप यकीन मानना कि आपका स्वास्थ्य हमेशा आपके हाथ में रहेगा। लेकिन हम ऊपर ऊपर से योग को अपनाते हैं, केवल आसनों तक हमने जोड़ दिया इसको। आपकी दिनचर्या कैसी है? आप पूछो अपने आप से, हर रोज अपनी गलतियों को निहारो और उनको दूर करने का संकल्प लो, आप योगी बन जाओ। और अब कितनी अवस्था होगी मैं भूल गया। अच्छा 2 हुई है। अच्छा तीसरी अवस्था, तीसरी अवस्था तो फिर भवंडर चक्रवात है। क्या है भवंडर चक्रवात? समझते हो? तो अब कुछ ले जाता है लूट के। तो तीसरा तो वो है कि आ गया, और जिस दिन आ गया उस दिन अगर समय रहते, अगर आपको उस समय, फिर मैं एलोपैथी की प्रशंसा करूंगा। देखो हम कभी, हमें किसी भी पैथी की बुराई नहीं करनी। कई बार जोश में आकर के ना किसी के बारे में कुछ भी कह देते। दवाइयों का अपना रोल है, डॉक्टर का अपना रोल है, होम्योपैथी का अपना रोल है, नेचुरोपैथी का अपना रोल है, हमारे योग का अपना रोल है। हम कट्टर समर्थक हैं योग के, लेकिन हम विरोधी नहीं है किसी पैथी, इसमें कोई शक। भाई अगर मैं यहाँ से जा रहा हूँ और कोई 2 व्हीलर वाला मुझे फोड़ जाए और मेरी हड्डी के 2 टुकड़े हो जाए, तो क्या करूं? उष्ट्रासन से जोड़ूंगा। क्यों किसी की बुराई करते हो भाई? सब अच्छी है चीजें। एक सब्जी मत खाया करो, सब्जी बदल लिया करो। घी एक मत खाया करो, बदल लिया करो। तो हर चीज को समझो, ऐसा भी मत करो। अति किसी चीज की अच्छी नहीं होती। मैं सैर करने वालों का बड़ा समर्थक हूं, खुद करता हूं। किसने कह दिया सैर बुरी है? पर सैर से आप अपने अंदर के ऑर्गन्स को वैसे प्रभावित नहीं कर सकते जो योग से कर सकते हो। बड़ी सिंपल बात है। जब आप शलभासन सर्पासन करके अपनी आंतों को अंदर से मसाज दोगे तो उसमें वाइब्रेशन होगी और उससे आपका पाचन निष्कासन सहज बनेगा। सैर करने से आपको अगर 10% आराम आएगा तो इसमें आपको 100% आराम आएगा। वो अपनी जगह भी ठीक है। अगर नहीं चलोगे, चलना भूल जाओगे, चलना भूल जाओगे तो ये शरीर खराब हो जाएगा। चला करो। जिसने जिंदगी में चलना सीख लिया, जिसने जिंदगी में अहंकार को तोड़ना सीख लिया, जिसने दूसरों के लिए भी टाइम निकालना शुरू कर दिया,
जब वो ऊपर जाएगा ना, कहाँ, वहां उसको लाइन में लगने की जरूरत नहीं, वीआईपी ट्रीटमेंट मिलेगी, पक्की बात है। चलो, अब तीसरी अवस्था तो हृदय रोग का आक्रमण कहते हैं। क्या बोलते हैं, बोलिए। हृदय रोग का आक्रमण वह होता है जिसमें कि आपके हृदय के किसी एक हिस्से को कोरोनरी धमनी के द्वारा रक्त की पूर्ति पूर्ण रूप से बाधित हो जाती है, जिससे कि वहां की मांसपेशियां ढीली होकर के काम में हृदय के अपना साथ देना बंद कर देती है। फिर अगर ये बच भी जाए तो इसकी रिकवरी में भी बड़ा लंबा टाइम लगता है। लेकिन ऐसा नहीं है कि ठीक नहीं हो सकती, समय ही तो लगता है ना। तो मैं ये क्यों कहूं कि मैंने पहले शुरू में कहा था कि हम नकारात्मक विचार नहीं लेकर के जाएंगे। आइए थोड़ा सा एक एक मिनट के 3 4 5 कारणों पे भी नजर डाल दें, क्योंकि हम योग में और नेचुरोपैथी में एक बात कहते हैं, बीमारी का इलाज सीधे मत करो, पहले बीमारी का कारण जानो और कारण को उल्ट दो। कारण को अगर उल्ट दे तो उसका नाम है निवारण। क्या है? तो जिसको कारण नहीं पता वो निवारण अपनी जिंदगी में अप्लाई नहीं कर सकता। सबसे पहले इसका उम्र, आयु, ये एक कारण है। मैंने आपको कहा 15 साल की उम्र में अगर आपके शरीर में ये रोग आना शुरू हुआ तो कितने साल लगते हैं, बोलो, जोड़ दो। 45 साल में अवरोध पैदा हो जाएगा और 45 साल के आसपास ही आपको हार्ट की प्रॉब्लम ज्यादा देखने को मिलती है। आप में से कोई उठ के कह सकते हैं नहीं जी, मेरी जानकारी में 32 साल का बच्चा और हार्ट अटैक में चला गया। अगर आपकी दिनचर्या ठीक नहीं है, निष्क्रिय जीवन है, ज्यादा स्ट्रेस में रहते हो, भोजन ठीक नहीं हो, तो जो 30 साल वाला काम है वो 20 साल में भी तो हो जाएगा। गाड़ी की उम्र 10 साल होती है, आपने रैश ड्राइविंग करी, गड्ढों का ध्यान नहीं रखा, सर्विस करवाई नहीं, तो 10 साल चलनी जरूरी थोड़ी है। 4 साल में गाड़ी बराबर, तो 32 साल में हो जाएगा। लेकिन एक बात और याद रखना, अगर कोई गाड़ी को इतना संभाल के रखे, रोज तरपाल ढके, अच्छी तरह धोए, ऑयलिंग ग्रीसिंग ठीक करे, गाड़ी को बिल्कुल प्यार से चलाए, तो गाड़ी 10 ही साल चलेगी क्या? फिर तो उसको 15 चलाओ, 20 चलाओ। तो प्यारे, जो 45 साल में ये हृदय रोग आ जाता है, बिल्कुल सच है। लेकिन सुन लेना, अगर आप इस गाड़ी को नियमित रूप से सर्विस स्टेशन पर लेकर के जाते रहोगे, कौन सी गाड़ी को? शरीर वाली। इस गाड़ी को, इसकी ग्रीसिंग ऑयलिंग करते रहोगे, इसकी वॉशिंग होती रहे, इसका मेंटेनेंस होता रहे, तो ये 45 साल में 45 और जोड़ दो, 90। तो 90 साल तक तो मैं गारंटी देता हूँ कुछ बिगड़ने वाला। बहुत बढ़िया। अब आप पूछोगे कौन से सर्विस स्टेशन पर लेके जाएं? भारतीय योग संस्थान ने हिंदुस्तान में 4,500 मारुति वालों की तरह सर्विस स्टेशन खोल रखे हैं। बस उनमें, उनके सर्विस स्टेशन में और हमारे सर्विस स्टेशन में एक सबसे बड़ा अंतर है, वहां बिल देना पड़ता है, यहाँ काम करना पड़ता है, मुफ्त में होता है। इसलिए हमारा मूल्य कम और उनका मूल्य ज्यादा। ये बात सच है ना? नहीं, हमारा मूल्य ज्यादा है। हमारा मूल्य ज्यादा है। पर सस्ते वालों को, कोई आप एक अमीर आदमी कोई शर्ट लेने के लिए चला गया, उसको एक घटिया वाली शर्ट बतलाई, उसकी कीमत दुकानदार को सारा पता था, उससे कैसे पैसा लूटा जाए, कि कितने की है ये शर्ट। जो बढ़िया वाली शर्ट थी वो 3,000 की बतला दी, और जो हल्के वाली थी वो 7,000 की बता दी। तो अमीर आदमी कौन सी लाएगा खरीद? 7,000 वाली। पैसे की वैल्यू है ना, वो तो उसको पैसा देखते ही चीज बढ़िया और सस्ती बता दो तो बोलो चीज घटिया। इसलिए कईयों के दिमाग में तो रहता है, कहीं तो आसन बिछाने में शर्म खाते हैं, बैग पकड़ करके यहाँ लाने में शर्म खाते हैं, क्योंकि मर्सिडीज से चलते हैं भाई, BMW है उसके नीचे, नौकर चाकर है उसके नीचे, वो कैसे बैग लेकर के यहाँ आएगा? आप उतार दो ये शर्म, बोलो उतार दो। आपको बुरी तो नहीं लग रही मेरी? नहीं, खरी खरी सुनाता हूँ, सुनाने के लिए आया हूँ आपको और करने के आया हूँ। जाति, मेल फीमेल, ये बीमारी मेल के हिस्से में ज्यादा आई, फीमेल के हिस्से में कम आई। इधर वाले ताली ज्यादा बजा सकते हैं, इधर वाले।
आपको एक और मैं बताऊं, शायद आपको ना पता हो, माताओं में हार्ट का वजन 200 ग्राम से 250 ग्राम होता है, और इधर 250 ग्राम से 300 ग्राम होता है। इनका दिल भारी है, इनका दिल हल्का। क्योंकि हम कह लेते हैं, वो कहते नहीं है। अच्छा, और बताऊं मैं आपको, वैज्ञानिक कारण बतला रहा हूं, एक वैज्ञानिक कारण बतला रहा हूं। माताएं जब तक मासिक धर्म काल से गुजरती हैं, रजोवृत्ति काल से गुजरती हैं, उनकी ओवरी में बनने वाले हार्मोन्स उनके ब्लड में मिल करके उनकी ब्लड वेसल्स की दीवारों पर जमा चर्बी को पिघलाने का काम करते हैं, जिसकी वजह से माताओं में हृदय रोग की संभावना कम हो जाती है। ये सुविधा पुरुषों के शरीर में उपलब्ध नहीं है। पर एक साथ में बात याद रखना, जो माँ रजोनिवृत्ति में चलेगी, मीनोपाज में चलेगी, तो ये सुविधा शरीरों में बंद हो जाती है। फिर सहारा किसका, ऊंचा बोलना। योग का। मैंने अपनी डुगडुगी बजा के आना वहीं पर ही है, जितनी मर्जी कथा सुन लो भाई। जिसने जो माल बेचना हो, कपड़े वाला खूब मीठी बात करेगा, पानी पिलाएगा, और जो सुनार होता है ना, कोई बैठा हो तो नाराज मत हो ना, वो तो चांदी के गिलास में और इतनी बढ़िया बढ़िया जूस पिलाता है, पर उसका पर्पस जूस पिलाना है कि माल बेचना। ये बात सच है ना। तो जब वो कर सकता है भाई, भगवान वो अपना माल बेच सकता है, मैं तो अपने भगवान का माल बेचने आया हूँ, मुझे तो क्या बुराई कर रहा हूँ बताओ, क्या बुराई कर रहा हूँ, मैं तो बेचूंगा, कोई कुछ भी कहे। ईश्वर का काम कर रहा हूँ, उसका उसका सेल्समैन बन के आया हूँ मैं आपके बीच में। योग करो, रोज करो, रोज करो। इसके अलावा कोई रास्ता नहीं है। ये बात बहुत अच्छे से सुन लेना। आपको शायद लगे कि इतना जोर क्यों दे रहे हैं, हमारा काम ही जोर देना, और कोई नहीं मानता, हम तो फिर भी बुरा नहीं मानते, मत मान, तेरी बुद्धि तेरा हमारी बुद्धि, हमारे साथ। सिंपल एक फार्मूला है अपना। मोटी मोटी बात बतला दूं, जो लोग हरी सब्जियां, ताजी सब्जियां नहीं खाते, एक होमोसिस्टीन नाम का जहर होता है उनके बॉडी में, भोजन के अंदर वो बनने लग जाता है, वो आपके रक्त नलिकाओं को खुरदरा बना करके हार्ट का पेशेंट बना देता है। जो लोग चर्बी युक्त भोजन ज्यादा करते हैं, मैंने पहले बोल दिया, मैदा युक्त भोजन ज्यादा, जिनको शुगर है, शुगर की बात कर रहे थे ना, आपका भी देखो, शुगर जब होएगी धीरे 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 वो व्यक्ति बीपी का पेशेंट भी बन जाएगा, हार्ट का पेशेंट भी बन जाएगा। क्योंकि शुगर की बीमारी वाले के साथ शरीर में क्या चेंजेज आती है, उसका शरीर में शर्करा वाला भाग, मीठे वाला भाग एनर्जी में कन्वर्ट नहीं होता। किस में कन्वर्ट नहीं होता? एनर्जी में। बॉडी को जीने के लिए एनर्जी चाहिए। द सेकेंड सोर्स ऑफ आवर बॉडी फॉर एनर्जी इज फैट्स। फिर बॉडी को फैट्स कहां से, एनर्जी कहां से मिलेगी? फिर ये बॉडी फैट्स खुद पे खुद कैलेस्ट्रॉल बनाना शुरू कर देती है, और कैलेस्ट्रॉल में ज्यादा कैलेस्ट्रॉल कौन सा बनता है? एलडीएल बनता है या ट्राइग्लाइसराइड बनता है, और ये एलडीएल बैड कैलेस्ट्रॉल को बोलते हैं, गंदे वाला कैलेस्ट्रॉल। तो फिर ये धीरे 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 जब कैलेस्ट्रॉल ज्यादा बनेगा तो वो आपकी ब्लड वेसल्स में चिपकना शुरू हो जाता है, और आपकी वो थिकनेस की जो प्रॉब्लम है ब्लड वेसल्स की, वो तेजी से बढ़ने लगती है। उसके बढ़ने से बीपी का भी और ये हार्ट की प्रॉब्लम भी शुरू हो जाती है। हम अब छोटी दो बातें और हैं, वो अच्छा तो नहीं लगता बताना, लेकिन कोई बुराई नहीं है। जो लोग धूम्रपान करते हैं, मैं कभी किसी को नहीं कहता कि तुम धूम्रपान बंद कर दो, क्या जरूरत है किसी को कहने की। मैं तो जिंदगी में एक बार कहा था, उसी दिन कान पकड़ लेता, आज के बाद मैं कहूंगा नहीं। मैंने किसी को कहा कि तू ये सिगरेट क्यों पीता है, नहीं सॉरी, तू ये मदिरा का सेवन क्यों करता है? कहता क्यों जी, इसमें क्या बुराई है? कहता वो पंजाब हरियाणा की साइड के थे, बुरा नहीं मानना मेरी बातों का, मैं सच्ची बात बतला रहा हूँ। मैंने कहा तू मदिरा सेवन क्यों करता है? कहते मैं इसलिए करता हूँ, हमारे यहाँ पराठे ज्यादा चलते हैं, सब घुल जाता है उसमें मक्खन पराठे। तो मैंने कहा भाई ये तो तुझे अपने से बड़ा ज्ञान नहीं मिल गया, इसको तू ज्ञान नहीं दे सकती। ज्ञानियों की कमी थोड़ी है दुनिया में। तो मैंने तो उस दिन कान के हाथ लगा दिया, मैं कभी धूम्रपान करने वाले को ये नहीं कहूंगा तो धूम्रपान बंद कर दे, सब मदिरा सेवन वाले कर रहे हैं। पर एक बात याद रखना, आप तो मेरे हो, आपके साथ तो चर्चा में ला सकता हूँ ना, बंद करने के लिए थोड़ी कह रहा हूँ। जो धूम्रपान किया करते हैं उसके अंदर निकोटीन
नाम का कार्बन डाइऑक्साइड नाम के ये जो जहर आपके रक्त के अंदर मिल करके आपकी रक्त नलिकाओं को बुरी तरह से क्षति पहुंचाते हैं। ऑक्सीजन चाहिए ब्लड को, आप कार्बन डाइऑक्साइड और निकोटीन नाम का जहर अंदर उड़ेल रहे हो, तो आप क्या कर रहे हो? अपनी ऑक्सीजन ग्रहण करने की क्षमता को खत्म कर रहे हो, आप अपने को खत्म कर रहे हो। और मदिरा सेवन वाले का तो क्या कहना, उसको आज नहीं तो कल लीवर की बीमारी होनी। वो कितना भी दावा कर ले, लेकिन यकीन मानना ये दो दोष शरीर में आने से जो उसको वास्तविक जिंदगी भगवान ने दी होगी, आप पक्का उसको छोटा करके इस धरती से वो जाएगा, इसमें कोई शक, इसमें कोई शक। और एक सबसे बड़ी बीमारी है, वो है स्ट्रेस। क्या है? तनाव। जब तनाव बनता है तो भी बीमारी, चाहे डायबिटीज हो, चाहे बोलो हार्ट की प्रॉब्लम हो, आती है। और स्ट्रेस को ये बड़े मिलेंगे आपको। टेंशन बनती है? कहते ना, बिल्कुल नहीं बनती। क्यों बोलते हैं? क्या करते हैं वो? हमारे शरीर में 3 तरह की टेंशन होती है, कभी डिटेल में इस पे डिस्कस करेंगे। मस्कुलर टेंशन, कौन सा टेंशन? मेंटल टेंशन, कौन सा टेंशन? और इमोशनल टेंशन। हर व्यक्ति तीनों से जूझता है, कोई कम कोई ज्यादा। समय होता तो मैं आपको आधा घंटे का मैं आपको प्रूव कर देता कि आज इस वक्त भी हम टेंशन में, और कई तो ऐसे टेंशन में होंगे देशराज जी कब जान छोड़े हम घर को जाए। समय है। जो ताली भी बजाई इस बात पे। चलिए, आप बहुत अच्छे हैं। देखो आज मेरी हर बात का समर्थन कर देते हो, कैसी भी हो जाए। आइए, अब इसका इलाज क्या है? देखो, आपको एक सुंदर बात बतलाऊंगा। 3 चीजों का नाम ले रहा हूं मैं। क्या हो गया? वार्ता मत खराब करो, सुनने दो उनको। वो मस्त है अपनी जिंदगी में, वो मस्त है अपनी जिंदगी में। जब आप आसनों का अभ्यास करते हो तो आपके फेफड़े और लीवर, 2 चीजें नाम ले रहा हूं, फेफड़े और लीवर, ये स्वस्थ बनते हैं। और इनके स्वस्थ बनने से यहाँ पर एक हार्मोन बनता है जिसको हम हेपारिन हार्मोन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ये हेपारिन जो हार्मोन है, ये ब्लड में मिलकर के ये हमारी ब्लड वेसल्स में जमा चर्बी के गट्ठों को पिघलाने का काम करता है। किसका काम करता है? तो जब, और आप बताओ कौन सी पैथी है जिसके अंदर आप स्वस्थ, इसके स्पेशल लीवर की और आप फेफड़ों की एक्सरसाइज करते होंगे। लेकिन जब आप यहाँ पर क्या होता है, कभी आप डायगोनल मूवमेंट करते हो, कभी आप पीछे की मूवमेंट करते हो, कभी आप आगे की मूवमेंट करते हो, कभी आप गहरे लंबे श्वासों का अभ्यास करते हो। जब आपने आज वक्र आसन किया तो आपने देखा कि आपका ये जो दाई जो जगह है, ये आपकी किसके ऊपर आई? लीवर के ऊपर आई। और जैसे ही आपने डायगोनल मूवमेंट दी बॉडी के अंदर, तो कितना प्रेशर आया जा करके। आप कभी इसको साइंटिफिकली सोचा करो। और इससे आपके उस हार्मोन का जो शरीर में उत्पादन है, उसका जो स्राव है, वो प्रचुर मात्रा में बनता है, जिससे कि हृदय रोगी होने की संभावनाएं, बोलो ना, ऊंचा बोला करो, हाँ, होती नहीं। आप सच मानिए ये बात। और आपको मैं बताता हूं, जब आप आसन खींच खींच के करते हो तो आप शरीर में ठंडी महसूस करते हो। ठीक है ये लाइन? ये लाइन ठीक है? नहीं, गर्माहट आती है। मैं ये चेक कर रहा था, तुम सुन रहे हो कि नहीं सुन रहे हो? गर्माहट आती है। हाँ, जब आप आसन खींच खींच के करते हो तो शरीर में क्या आती है? गर्माहट। और गर्मी अंदर जमा चर्बी को क्या करेगी? पिघलाएगी। आप एक कल्पना करते हैं सब बैठ करके, माना कि कोई साधक ऐसा आया जो कि सुप्त अवस्था पार करके और सेकंड स्टेज में पहुंचने वाला है, मतलब 50 से 60% उसकी ब्लॉकेज है, लेकिन अभी तक सिम्टम सामने नहीं आए। और वो यहाँ आ गया और उसने आसन करने शुरू कर दिए और खींच खींच के आसन करता है, खूब अच्छे से करता है, 1 घंटा नियमित रूप से करता है। उसको 6 महीने हो गए करते करते। 6 महीने में ज्यादा नहीं तो 10% तो वो अंदर की दीवारों से चर्बी पिघलेगी। तो 60 से कितने पे आ गया? अगले 6 महीने फिर रेगुलर कर लिया, फिर 50 से
40 और अगले 6 महीने फिर रेगुलर रह लिया, 30 और जब अब 30 रह गए, 30 तो सारे लिए घूमते हैं फिर डरने की। और अगर वो यहाँ ना आता और ये ना करता साधना, अगर आज वो 60% है तो साल बाद कितना हो जाता है? 90-100 70। और उसके साल बाद, और उसके साल बाद, और उसके साल बाद अपोलो का आईसीयू, और दिन भर, साल, जिंदगी भर की कमाई। डॉक्टरों के। बोलो कौन सी जिंदगी चाहिए? चाहिए ना। जब हम प्राणायाम का अभ्यास करते हैं, ऑक्सीजनेटेड ब्लड मिलता है। जब हम खींचते हैं, ढीला करते हैं, खींचते हैं, ढीला करते हैं, आपकी ब्लड वेसल्स लचकदार बनती है। और जो लचकदार बनती है, हार्ट का आधा काम आपकी ब्लड वेसल कर देती है। जब वो ऐसे करती है ना, तो ब्लड को आगे धकेलने का काम करती है। हार्ट के ऊपर प्रेशर कम पड़ता है और कम उसकी शक्ति खर्च होती है, तो वो भी स्वस्थ, ब्लड वेसल्स भी स्वस्थ, और हम और आप भी आप भी स्वस्थ। खुश है कि नहीं? जब आप प्राणायाम का अभ्यास करते हैं, जब आप ध्यान का अभ्यास करते हैं, तो आपके अंदर सकारात्मक सोच आती है। आपको समझ में आ जाता है, मत ठेकेदार बनो, जिंदगी यूं ही। अगर एक बात बताओ, जब मेरे दादाजी थे तो दुनिया चल रही थी ना, और जब मेरे पिताजी थे, और अब मैं हूं, तब भी चल रही है और मैं नहीं रहूंगा, तब भी चलेगी। तो फिर क्यों ठेकेदार बनो? जियो ना जिंदगी, हर श्वास हर क्षण जीने के लिए। लेकिन कुछ बातें ध्यान में रखो, योगी बन करके। सबसे पहले अपने जीवन में भोजन को ठीक कर लो। 4-5 गुरु बताऊंगा आपको, फिर बात पूरी कर दूंगा। सबसे पहले क्या करना है, बोलो? भोजन। भोजन। अगर आपने भोजन ठीक नहीं किया तो ये सारी कथा बेकार। अगर आप लेट खाते हैं, अपनी उम्र के हिसाब को बगैर देखे खाते हैं, बगैर मौसम को देखे खाते हैं, तो आप स्प्राउटेड नहीं लेते। आप यकीन मानो, मैडम बाहर गई हुई हैं, अभी आने वाली है, मैं यहाँ से सीधा उन्हीं को रिसीव करूंगा, घर भी चलाना है ना, उनको दिखाऊंगा, देखो मैं टाइम से पहले आपके पास हूँ। और यहाँ 5:50 पे आना था, 5:35 पे आके आपके सामने खड़ा हुआ है कि ये भी जिंदगी है। जी जी। पर मैंने उनकी अपसेंट में भी अपना डेली, अभी भी मैं अपना स्प्राउटेड तैयार करके आया हूँ, जाति स्प्राउटेड। आपने अगर अंकुरित सुबह ले लिया तो फल सब्जी और सलाद का भी कमी, डेफिशिएंसी उससे पूरी हो गई। अब शुरुआत ऐसी करो सुबह भोजन की, जिससे पता चलेगी कि हाँ आप योगी हैं। बातों से योगी नहीं बनोगे आप। अंकुरित खाया करो, सलाद लिया करो, ताजी साग सब्जियां लिया करो, उबली हुई सब्जियां लिया करो, घर का बना हुआ खाना खाया करो, मल्टीग्रेन आटा लिया करो। खाना खाने के बाद शाम का खाना तो ये सोच लो लेट खाना ही नहीं। खाना छोड़ भी दोगे इस उम्र में, आपको किसी ने अगर शाम का खाना छोड़ दिया और उसकी मौत हो गई तो मुझे कोई खड़ा होकर बता दे। भूखा भूखा आदमी हॉस्पिटलाइज नहीं होता। ये जितने अस्पताल में दाखिल है ना, खाने वाले सब रजे हुए हैं, सब रजे हुए हैं। ये खा खा के पेट बढ़ा रखे हैं, तब जाकर के हॉस्पिटलाइज होते हैं, तभी हार्ट की प्रॉब्लम होती है। इसलिए कम खाओ, गम खाओ। क्या बोलो? कम खाओ कम खाओ। गम खाने का मतलब शांत रहो, मत ठेकेदार बनो। तो आप भोजन को ठीक कर लो। एक बात और मैं कहा करता हूं, आप यहाँ आते हो और शुद्धि क्रियाएं नहीं करते, आप योगी नहीं। कभी शुद्धि क्रियाओं के ऊपर जिक्र डिटेल में करूंगा, जिस दिन वो करूंगा तो वही बोलूंगा। जीवन में शुद्धि क्रियाओं को, जैसे मैंने बस्ती का हल्का सा बताया, मैं मीठे, अभी यहाँ पर दंत मंजन अवेलेबल है। हम क्या करते हैं, मीठा पेस्ट करते हैं। आप दंत मंजन में क्या क्या है, उसके अंदर आपको विधि भी बता रखी है बनाने की। नीम, हल्दी, फटकरी, लौंग, हल्दी, हल्दी, सेंधा नमक, मतलब ऐसी चीजें, और सरसों का तेल हम उसमें मिलाते हैं। फ्रेश, एकदम माउथ फ्रेश। आपको कैविटी नहीं बनेगी, दांतों में कीड़ा नहीं लगेगा, मुंह में बदबू नहीं आएगी। और मजेदार बात अगर पूछना चाहते हो तो उम्र में दांतों की आयु 20 साल बढ़ जाएगी। कितनी बढ़ती है? 20, अगर आप ये सोचते हो 75 साल में दांत साफ, तो 20 और जोड़ दो उसमें, 95। इतना तो फिर प्यारी हो जाएगी। तो आप खाओ ना सारी चीजें, दांत हो गए तो खाओगे, नहीं तो आलस लिए घूमोगे। क्या करोगे आप? मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, सच्चाई कह रहा हूँ आपको।
बात भी समझ में नहीं आती कई बार। और उस उम्र में भी आप अपने दांतों को ठीक रखना चाहते हो तो ये रास्ता। सर एक बात, जिनका पेट बड़ा हुआ है, जिनको कब्ज है, जिनको महिला रोगों से पीड़ित है, मत पूछा करो मेरे से इनसे क्या करें। आप यकीन मानो ये मौसम कठिन पेट के लिए रामबाण मौसम। सुबह उठो, ऊषा पान करो और शौच जाओ, और उसके बाद कटी लपेट का प्रयोग करो। 1 घंटा रेगुलर लगाओ लगभग 31 अक्टूबर तक। जैसी सर्दियां शुरू हो, नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी 4 महीने बंद कर दो, फिर लगाना शुरू कर दो। आपकी पेट से संबंधित 90% बीमारी केवल 1 घंटा कटील पेट लगाने से हो जाएगी। आप करो तो सही, जब तक करोगे नहीं तब तक कुछ नहीं होगा। मैं अपनी बात को ज्यादा लंबी ना ले जाकर के यही पूरा कर दूं।